सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला का। दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, इन मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। कहने का मतलब यह है, जो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें केवल भारतीयों को क्या है, मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु विदेशियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। वो कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता पहला, दूसरा वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और तीसरा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा अधिकार है जो विदेशी लोगों को, जो भारत में विदेशी लोग रहते हैं उनको ये प्राप्त नहीं है? दोस्तों, यदि हम बात करें जो विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है वो है वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अधिकार। विदेशियों को जो भारत में रहते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले चिन्हित अधिकारियों पर द्विअपीली अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये। यदि 2011 के अधिनियम के अंतर्गत जो सेवा अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत यदि कोई अधिकारी समयावधि पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे द्विअपीली अधिकारी के दंड आरोपित करने हेतु उसे जो रुपये देने पड़ते हैं अपने स्तर से 500 से 5000 तक की ये धनराशि हो सकती है पहला, और दूसरा है 1000 से 5000 तक की ये धनराशि हो सकती है, और तीसरा है 250 से 5000 तक की ये धनराशि हो सकती है, या चौथा है 500 से 10,000 के मध्य ये धनराशि हो सकती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ये धनराशि हो सकती है। दोस्तों, यदि वो सूचनाएं समयावधि के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराता है तो उन्हें 500 से 5000 तक की ये धनराशि व्यय करनी होती है, देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान बनी है, संसद बनी है। देखिए, भारतीय संसद जो बनी है लोकसभा और राज्यसभा से बनी है, या राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, या लोकसभा या राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है, या फिर चौथा जो ऑप्शन आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि आपने भारत का संविधान संपूर्ण रूप से पढ़ा हो या उसे डिटेल में पढ़ा हो तो आपको ये प्रश्न एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भारतीय जो संसद बनी है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा इन दो से मिलकर ये बनी है, जिसे उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य से संसद बना है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? जिस समय संविधान का उद्घाटन हो रहा था उस समय उस सत्र के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त थे, ये आपको बताना है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है आपके जवाहरलाल नेहरू, और चौथा जो आंसर है आपका डॉक्टर सचिदानंद। इनमें से कौन सा है जो संविधान सभा का जब उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने थे उस समय, वर्तमान उस समय तो हम बात करें तो उस समय कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद ये उस समय उद्घाटन जिसमें हो रहा था संविधान सभा का तो उसमें ये अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसमें से आपको बताना है, राज्य वित्त आयोग के सदस्य,
या फिर राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य, या फिर राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति, या फिर कहें एडवोकेट जनरल। कौन हैं जिसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपका है दोस्तों बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पदच्युत नहीं किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। देखिए जो मैं आपके समक्ष जो 4 ऑप्शन रख रहा हूँ उसमें से एक प्रश्न सही होगा। कहने का मतलब है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा या राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद, इनमें से आपको बताना है। देखिए जिसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है वो आपका राज्य विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 7वें प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। किस वर्ष आकस्मिक निधि ये स्थापित की गई थी भारत में? 1950 में किया गया था, 1952 में किया गया था, या 1954 में किया गया था, या 1962 में किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों 1950 में आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी भारत में। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? देखिए जो भारतीय संविधान है उनमें जो संशोधन हुए हैं समय समय पर, उसमें से किसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? आपको बताना है 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत, या 91 या 92 या 95, कौन सा ऐसा है जिसमें संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है? दोस्तों ये 86वां जो संशोधन था संविधान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी कड़ी का 9वां प्रश्न, निम्न में से किसको 2019 में भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ था? देखिए 4 व्यक्ति इसके में होंगे, उनमें से किस व्यक्ति को 2019 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था? देखिए प्रणब मुखर्जी पहला, और दूसरा है आपके नानाजी देशमुख, या फिर सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी भूपेंद्र हजारिका। ये कौन है? ठीक है, यदि हम बात करें देखिए 2019 में जो भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ था वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है, इसी कड़ी का अगला प्रश्न 10वें प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा अधिकार है जिसे आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो आपको बताना है। दोस्तों देखिए पहला है भाषण का अधिकार, दूसरा है आपका देश में आवागम की स्वतंत्रता का अधिकार, या जीवन रक्षा का अधिकार, या संगठित होने का अधिकार। ये कौन सा है इसके अंतर्गत है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि इस प्रश्न का अगर मैं उत्तर बताऊं आपको, वो जीवन का अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, जिसे जो अल्प आपातकाल होते हैं उसमें निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो एजिटेड रहता है ये। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है ये आपको बताना है। अरविंद पनगड़िया को, या अमिताभ कांत को, या NK सिंह को, या सिद्धू श्री खुलवाकर को, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें जो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जिसे चुना गया है वो हैं आपके NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 12वां प्रश्न, जनवरी 2019 तक यूरोजोन में कितने देश सम्मानित हुए? देखिए 2019 तक की बात कर रहे हैं हम, यूरोजोन में कितने देश सम्मिलित हुए? ठीक है, सम्मिलित हुए ये आपको बताना है। देखिए उसमें
पहला है आपका ऑप्शन 18, सेकंड है आपका 19, थर्ड है आपका 20 और फोर्थ है आपका 22। आपको बताना है कितने देश हैं जो 2019 तक यूरोजोन के में सम्मिलित हुए, कितने देशों की ये संख्या रही है। देखिए, यदि हम बात करें तो इसमें 19 देश हैं जिन्हें इसके अंतर्गत सम्मिलित हुए थे। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पीसीएस का जो पेपर होने जा रहा है 12 दिसंबर को, इस श्रृंखला से कई प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने आप में ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मेरे साथ बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। इस श्रृंखला का 13वां प्रश्न है, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की। देखिए, समुद्र के नीचे पहली बार किसने अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की थी, ये आपको बताना है। फ्रांस ने की थी, या तुर्की ने की थी, या रूस ने की थी, या यूके ने की थी। किसने की थी समुद्र के नीचे जो रेल प्रारंभ, ये तुर्की ने ये किया था, ठीक है। अब बात करते हैं 14वें नंबर का प्रश्न। किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। जब क्रिकेट के जब विश्व कप होता है उस समय दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ब्रेंडन मैकुलम, या राहुल द्रविड़, या क्रिस गेल, या B.A. संगाकारा, कौन है ये आपको बताना है। दोस्तों, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था विश्व कप में, दूसरा शतक लगाया था, वो आपके क्रिस गेल द्वारा ये शतक लगाया गया था, ठीक है। पहले व्यक्ति ये बने विश्व कप के अंतर्गत जो दूसरा शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति, ये क्रिस गेल को यह सम्मान प्राप्त है। अब बात करते हैं इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, 15वें नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष के रूप में हैं, या संघ का अध्यक्ष हैं, या चुने गए थे, ठीक है। ये आपको बताना है। पहला है सुधाकर शेट्टी, या B आपका R.S. वर्मा, C राकेश, या D कर्नल सिंह। कौन है जिन्हें जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था 2019 में। दोस्तों, ये आपके हैं सुधाकर शेट्टी जी को 2019 में जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था, यह आपको बताना है। यदि हम बात करें इस की विजेता का, तो यह है ईगन वेरनाल। ये टूर डी फ्रांस 2019 के विजेता थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न। निम्न में से पुरुष सिंगल बैडमिंटन 2019 के विजेता कौन हैं। देखिए, ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन हैं, वो उनमें से आपको बताना है। देखिए, नोवाक जोकोविक, ये आपके 2019 के सिंगल बैडमिंटन 2019 के विजेता रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वें नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया। देखिए, औरंगजेब ने जो जजिया कर है उसे किस वर्ष पुनः चलन में ला गया था, 1660 में, या 1679 में, या 1710 में, या 1757 में, किस वर्ष ये पुनः दोबारा प्रचलन में लाया गया। ये लाया गया आपका 1679 के अंतर्गत इसे लाया गया, ठीक है। इसी कड़ी का अगला प्रश्न है दोस्तों, कोमल सतवत प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है।
कोमल सल्तनत प्रारंभ हुआ था 425 ईसा सन में या 650 ईसा सन में या 825 ईसा सन में या 1200 ईसा सन में? कब ये प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये 825 ईसा सन के मध्य ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, 20वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। किसे जाना जाता था? सहमाता से या कारमानित से या शस्त्रिधाता से या दौरवारिक से? ये किसे ये जाना जाता था जो शीर्ष अधिकारी था? शस्त्रिधाता से इसे जाना जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम मंदिर है? ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो सबसे प्राचीनतम है? ग्वालियर का तेली मंदिर है, या सांची का मंदिर संख्या 17, या जयपुर का वैरालाट, या फिर तक्षशिला का जयदियाल? ये है, कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि इसका उत्तर की बात करें तो ये जयपुर का जो वैराट मंदिर है वो आपका सबसे प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है। अब बात करते हैं इसी कड़ी का अगली प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया? आपको बताना है। जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उस समय वो किस देश में थे, वहाँ से उन्होंने ये नारा दिया था? जर्मनी से थे, या सिंगापुर से थे, या जापान से थे, या म्यांमार से दिया? ये कहाँ से इन्होंने ये नारा दिया था? दोस्तों यदि मैं बात कहूँ तो ये सिंगापुर से उन्होंने ये आह्वान किया कि दिल्ली चलो का नारा वहाँ से बुलंद हुआ था। ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत में जब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें उत्तर और पश्चिम दिशाओं या सीमाओं पर जो आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे ये आपको बताना है। या शशक थे, यवन थे, या ईरानी थे, या चीनी थे? ये कौन थे आपको बताना होगा। देखिए ये ईरानी थे, कहने का मतलब है ये ईरान के जब शासक थे उनके द्वारा भारत के पश्चिम सीमाओं, उत्तर और पश्चिम सीमाओं पर ये आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे, क्योंकि इसके पश्चात ही मुगल काल का प्रारंभ भारत में हुआ था। क्योंकि मुगल काल की नींव यहीं से ईरानी शासकों द्वारा भारत में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं अगली प्रश्न की, 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? 2019 में कितने ऐसे लोग थे जिनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए इसमें 2 थे, या 4 थे, या 5 थे, या 6 थे? ये कितने इनकी स्ट्रेंथ थी आपको बताना। देखिए ये 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय सौरमंडल में से एक सितारा डूब गया है? ठीक है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि वो ऐसे शख्सियत कौन थी जिनकी मृत्यु होने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल में से एक तारा डूब गया है? ये बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या महादेव गोविंद राणे थे? कौन थे ये आपको बताना है। दोस्तों जो थे, जो अपने गुरु थे इनके, जिन्हें जो राजनीतिक गुरु के रूप में जिन्हें मानते थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले वो शख्सियत थे जिनकी मृत्यु होने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल में से एक तारा डूब गया है। वो नाम है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 26वें नंबर का प्रश्न, भूमि की उत्पत्ति भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? जब भूकंप आता है, जहाँ पर जिस जगह या जिस केंद्र से भूकंप आता है उस
स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नाभिक या अभिकेंद्र या उत्पत्ति बिंदु या भूकंप बिंदु, किस नाम से इसे जाना जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात कहूँ, ये नाभिक कहा जाता है, उसका नाभिक का मतलब कोर कहा जाता है, जहाँ पर से भूकंप के झटके जहाँ से महसूस हो, जहाँ से भूकंप को एक तीव्रता प्रदान होती है, उस स्थान को नाभिक कहा जाता है, उसका केंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है। ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? देखिए सुनामी किसका परिणाम है ये बताना है आपको। देखिए सुनामी कब उत्पन्न होती है? देखिए भूकंप का होता है, या बवंडर की वजह से होता है, तूफान की वजह से होता है, या हिमधाव का कारण से सुनामी बनती है या उसका उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। देखिए सुनामी की जो उत्पत्ति होती है, जो जिसका परिणाम सामने आता है, जो देखने को मिलता है, वो भूकंप के मध्य से सुनामी का उदय होता है। जब समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो वो अपने एक लंबी वेव लेंथ समुद्र की तलहटी से छोड़ता है, जिसमें जो कंपन आती है, तो उसको वो कंपन सतह तक आने तक वो एक बहुत बड़ी लहर का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। जब 2011 की जब जनगणना हो रही थी, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा माना गया था वो आपको बताना है। या चंपावत था, या हरिद्वार था, या देहरादून था, या रुद्रप्रयाग था, कौन सा वो जिला था जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में देखी गई या माना गया उसे जनसंख्या के क्षेत्र में? देखिए दोस्तों वो है आपका देहरादून जिला है, जहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर मिली, या इस जनपद के अंतर्गत इसे अंकित किया गया सर्वाधिक जनसंख्या के अंतर्गत देहरादून को। ठीक है। अब बात करते हैं O12 बांध किस नदी पर बना है? O12 बांध किस नदी पर बना है ये आपको बनाना है। सोन नदी पर बना है, या गोमती पर बना है, या रेहंद पर बना है, या कोसी पर बना है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात कर, ये जो बांध बना O12 बांध जो बना है रेहंद पर ये बना हुआ है। ठीक है। अब इसी कड़ी का 30वें नंबर का प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जहाँ पर रबड़ की उत्पादकता सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है? कर्नाटक या केरल या तमिलनाडु या पश्चिमी बंगाल? कहाँ पर सर्वाधिक रबड़ पाया जाता है? देखिए केरल ऐसा राज्य है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ये रबड़ बनता है। ठीक है। अब इसी कड़ी का 31वां प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मेरे साथ इसे बनाते हुए चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। 31वें नंबर का प्रश्न, मैकमोहन रेखा मध्य में है। देखिए मैकमोहन रेखा मध्य में है, किसके मध्य में है ये आपको बताना है। भारत पाकिस्तान के मध्य में है, या भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में है, या चीन एवं भारत के मध्य में है, या भारत और म्यांमार के मध्य में है, ये आपको बताना है। कई दफ़े ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए आप 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन होगा जो धान का कटोरा कहा जाता है, जिसको गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र जो बनाती है, या केरल या तमिलनाडु को कहा जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि हम बात करें इसका जो सही प्रश्न है उत्तर है ये कृष्णा गोमती डेल्टा क्षेत्र। देखिए धान जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 33वां प्रश्न, शिवा सुंदरम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए चंबा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी किस नदी पर ये स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ये कावेरी नदी पर ये शिवा सुंदरम जल प्रपात स्थित है। मैलाकाइट खनिज है, मैलाकाइट खनिज है, आपको बताना है क्या है। या लौह धातु जिसे धातु के रूप में कहा जाए, कैल्शियम का या तांबे का या मैग्नीशियम का, ये किस फॉर्म में ये मिलता है ये आपको बताना है। देखिए तांबे मैकला
काइट खनिज तांबे का है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 35वें नंबर का प्रश्न। दोस्तों वो इस प्रकार से है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बोरेट। कौन सा कैल्शियम है जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम फास्फेट, ये हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकृति बहुल्यक पॉलीमर नहीं है। आपको बताना, रेशम है या सेलुलोज है या रबड़ है या प्लास्टिक है, कौन नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों ये प्लास्टिक है। ठीक है, अब इसी कड़ी का 37वां प्रश्न, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, किस चीज़ को ये प्रभावित करता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये वृक्षों को करता है या दांतों को करता है या वक्र को करता है या दांतों को करता है या नेत्रों को करता है या तंत्रिका तंत्र को करता है, किसको ये फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। कौन सी ये चीज़ है जो इससे प्रभावित होती है। देखिए यदि हम बात करें तो ये आपके दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब विकासकारी, इसी कड़ी का अगला प्रश्न, विकासकारी सफलता के लिए परिवर्तन होना चाहिए, किस में ये परिवर्तन होना चाहिए आपको बताना है। देखिए पहला है दैहिक आरएनए में या फिर दैहिक डीएनए में होता है या जनन द्रव आरएनए में या जनन द्रव डीएनए में होता है, किस में ये देखने को मिलता है। देखिए जनन द्रव डीएनए में ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, इसी कड़ी का अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और रेलिजेल्स द्वारा लिखी पुस्तक का शीर्षक है, क्या शीर्षक है इसका ये आपको बताना है। दोस्तों यदि इस प्रश्न का उत्तर बताएं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ डिफेंस, ये इसका सही उत्तर है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था, कौन सा था जिसे ट्रांसजेनिक रूप में इसे उत्पादित किया गया था। मकई या जिसे मक्का कहते हैं, चावल, तंबाकू या कपास, कौन सा ये पौधा है। देखिए यो जो पौधा है वो तंबाकू है, जिसे पहले ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधे के रूप में प्रयोग किया गया था। अब अगला प्रश्न इसी कड़ी का 41वें नंबर का प्रश्न है, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। जो पोलियो की जो बीमारी जो फैलती है तो वो किस के कारण से ये पोलियो हो जाता है, ये पोलियो की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जीवाणु या विषाणु या फफूंदी या परजीवी से, तो ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूं, वो विषाणु से पोलियो की बीमारी होती है। देखिए अगला प्रश्न है, दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं, ये आपको बताना है। दही में जो सर्वाधिक जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, ये दही में सर्वाधिक मात्रा में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है। देखिए भारत पर है या अफ्रीका में है या यूरोप में, अंटार्कटिका में है। देखिए हमारी जो ओजोन परत है उसमें एक छिद्र हो चुका है, वो किस देश के ऊपर से है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं, ये अंटार्कटिका के ऊपर से ये छेद का गठन स्थान है, जो जहाँ पर से ये इसका अधिकतम जो फ्रीक्वेंसी जो आती है तो वो यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैस आगरा के ताजमहल को क्या क्षति पहुँचाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती। देखिए कौन सी गैस है जो ताजमहल को क्षति पहुँचा रही है, या सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर बात करें हम क्लोरीन है या
फ्लोरीन है या कार्बन फ्लोराइड है, कौन सा ऐसा ये तत्व है जिसके कारण से आगरा का ताजमहल में जो पीलापन आ रहा है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा है या क्षति पहुंचा रहा है। वो कौन सा द्रव है या कौन सा ये केमिकल है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इस कड़ी का, तो सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से ये ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में बहुत मात्रा में उत्सर्जित हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में सेल प्रस्तुफन का प्रमुख कारण है, क्या है ये आपको बताना है। देखिए, सुपोषण इसका प्रमुख कारण होता है। अब मैं इसी कड़ी का अगले प्रश्न की बात करूं, दोस्तों निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह या जिसे परत है पृथ्वी के निकटतम है, ठीक है, ये आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो वो ट्रोपोस्फेयर है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निकटतम स्थित है। अब अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है इसी श्रृंखला का। भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े ये प्रश्न पूछा जाता है। मीथेन ऑक्सोसाइनाइड या मीथाइन ऑक्सोसाइनेट या मिथाइल ऑक्सोसाइनाइट या मीथाइन आइसोसाइनेट, कौन सा ये गैस है जो भोपाल त्रासदी के लिए जिम्मेदार है या रिसाव हुआ था जिसका। दोस्तों यदि हम बात करें उस गैस का, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट ये गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 48वां नंबर का प्रश्न है। इकोलॉजी शब्द नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको बताना है। इकोलॉजी जो शब्द है अर्नस्ट हैकेल ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है। अब इस कड़ी का अगला प्रश्न है। नियत वातावरण में अधिक संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है, क्या कहलाता है। दोस्तों यदि हम बात कहें तो 4 ऑप्शन है। वहन क्षमता, जैविक क्षमता या पर्यावरणीय प्रतिरोध या जनसंख्या आकार, ये में से कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन आपका वहन क्षमता है। जो नियत वातावरण में अधिक संख्या में प्राणियों का निर्वहन करता है वहन क्षमता, जिससे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न, वो है आपका 50वें नंबर का जो प्रश्न है। सामान्य वर्षा के जल का पीएच होता है लगभग कितना, 2.6 या 3.0 या 5.6 या 9.3। पीएच सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। देखिए यदि हम बात कहें तो वो है आपका 5.6 पीएच होता है, ठीक है। दोस्तों इससे अगले 50 प्रश्न में अगली वीडियो में आपके समक्ष लेके उपस्थित होऊंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करो, और अपने साथ जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसे शेयर कीजिएगा। इस कड़ी की अगला प्रश्न जो श्रृंखला मैं आपके समक्ष जल्दी ही लेके उपस्थित आऊँगा। तब तक के लिए है इतना ही। जय हिंद, जय भारत।